हेलो बच्चों। स्वागत है आपका किताब वाला पे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th की नई किताब कावेरी के बारे में और उसके पहले चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे समरी के द्वारा, उसके कैरेक्टर्स के द्वारा, उसमें कुछ की थीम्स के द्वारा और कुछ एग्जाम पॉइंट्स के द्वारा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उनके ऑथर के बारे में समझते हैं। सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति कौन है? तो सुधा मूर्ति जिनका जन्म 1950 में हुआ था शिगौन नामक एक छोटे से गांव नॉर्थ कर्नाटक में। ये जो थी इनकी इनका जो पालन पोषण हुआ है, ये जो धीरे धीरे जो इनकी पढ़ाई लिखाई जो थी वो सारे गांव में हुई थी। और इनकी जो स्टोरी थी वो कहीं ना कहीं इंडियन के गांव की वाइब्स देती है। ये जो हमेशा किसी से जुड़ी बातचीत करते रहती है, तो गांव से जुड़ी बातचीत करती रहती है, गांव के लोगों से जुड़ी बातचीत करती रहती है, दादा दादी इन सारी चीजों से ये बातचीत करते रहती है। ये भारत की एक पहली फीमेल इंजीनियर बनी थी जो कि टाटा टाटा टेलीकॉम में जाके काम की थी। इन्होंने एमटेक जो है वो कंप्यूटर साइंस से किया था। इन्होंने सारे बैरियर्स जो थे वो खत्म किए थे, क्योंकि उस समय जो थे वो एक ऐसा इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड हुआ करता था जहाँ पे मेल डोमिनेशन ज्यादा हुआ करते थे। इन्होंने सारे बैरियर्स खत्म किए और ये कहीं ना कहीं अपने आप को उस पोजीशन पर पहुंचाई। और अभी अगर तत्काल बात किया जाए तो ये कौन है? तो ये चेयरपर्सन है इन्फोसिस फाउंडेशन की, जो कि हमेशा काम करती रहती है एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर और रूरल डेवलपमेंट के ऊपर ऑल ओवर इंडिया में। इन्हें यहाँ तक अगर 2006 की बात की जाए तो 2006 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था। ठीक है, जो कि एक प्रोलिफ अवार्ड ऑथर अवार्ड था, जिन्होंने 7 नॉवल, कुछ शॉर्ट स्टोरीज, ट्रेवलॉग्स, ये सारी चीज जो है वो दोनों भाषा में लिखी थी, कन्नड़ में भी और इंग्लिश में भी। जानते हैं इस चैप्टर के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में। मेन कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो इस पूरे चैप्टर में हमने सिर्फ और सिर्फ 2 कैरेक्टर्स के बारे में ही चर्चा करते हुए देखे हैं। एक जो है वो नैरेटर खुद, जो कि सुधा मूर्ति है, जो कि अब बताती है कि वह जो है वह जब 12 साल की थी तो उनकी दादी, जिनका नाम उन्होंने दर्शाया है कृष्णका, जिनको वो अभा के नाम से भी पुकारा करती थी, इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में बातचीत की गई है। ये जो नैरेटर जो है वो अपने आप को 12 साल की एक छोटी सी बच्ची बताते हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि जो मुझे जो था वह पढ़ना और खास करके जो किताबें पढ़ना था वो मुझे काफी पसंद था। मैं अपने किसके साथ रहा करती थी? तो मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहा करती थी, कर्नाटक के एक छोटे से गांव में। और मुझे जो है मेरा काम था कि जो एक मैगजीन आया करती थी, वीकली मैगजीन आया करती थी करमबीरा नाम से, मुझे वो हर एक वीक जो है वह अपने ग्रैंड मदर को सुनाना पड़ता था। और इसी प्रकार से मैं क्या बनी? मैं अपनी ग्रैंड मदर की सबसे पहली शिक्षिका बनी। जानते हैं दूसरे कैरेक्टर्स के बारे में? दूसरा कैरेक्टर जो है वो क्रिस्टिका के बारे में है, जिनको अभा के नाम से जाना जाता है। अभा, जो कि अभा इनको इसलिए पुकारा जाता है क्योंकि अगर कर्नाटक की अगर हम लोग लैंग्वेज के बारे में बात करें, कन्नड़ लैंग्वेज के बारे में बात कर ले, तो वहां पे अभा का मतलब जो होता है वो माँ से होता है। इसलिए उन्होंने सुधा मूर्ति जो थी वो अपनी दादी को अभा के नाम से पुकारा करती थी। इनकी उम्र जो है वो चैप्टर में 62 ईयर्स की बताई गई है। ये आज तक कभी स्कूल नहीं गई, क्योंकि ये उस समय से आया करती थी जिस समय पे लड़कियों को उतनी ज्यादा प्रोत्साहित नहीं किया जाता था, उतना ज्यादा आगे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं किया जाता था कि वो भी स्कूल जाए, वो भी कुछ शिक्षा ले। तो ये जो थी वो काफी ज्यादा पैशनेट हुआ करती थी, काफी ज्यादा घुल घुल चुकी थी एक नॉवल में। नॉवल जो था वो काशी यात्री नाम की नॉवल थी, जो कि सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया था। ये जो नॉवल जो थी, यह नॉवल किस चीज को दिखाया करती थी? तो यह नॉवल दिखाया करती थी कि एक बूढ़ी औरत जो है वो अपने पूरा जीवन जो है वो अपना सेविंग करती है। क्यों सेविंग करती है? तो क्योंकि उन्हें वाराणसी काशी घूमने के लिए जाना था। और ऐसा उनका मानना था कि भगवान विश्वेश्वर की अगर पूजा की जाए काशी में, तो उन्हें जो है वह पुण्य जो है उन्हें अनलिमिटेड पुण्य मिलेगा, इसलिए उन्होंने इतने सारे सेविंग्स करके रखे हुए थे। अचानक से ये चैप्टर जो है एक मोड़ पे उतर जाती है, जिसमें उस काशी यात्रा में ये बताया गया था कि उस नॉवल में यह बताया गया था कि वो महिला जो है वो अपनी सेविंग जो है वो एक अनाथ लड़की को दे देती है। क्यों दे देती है? क्योंकि उस अनाथ लड़की ने एक प्यार किया था किसी से और वह उसे विवाह करना चाहती थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे ताकि वो अपने जीवन को विवाह करके अपने जीवन सही से बिता सके। इसलिए उन्होंने अपनी जीवन की सारी सेविंग जो है
वह किसे दे दी? तो उस अनाथ बच्ची को दे दी। और उन्होंने एक बहुत ही सुंदर वाक्य कहा, उन्होंने बहुत ही सुंदर लाइन कहा। उन्होंने कहा कि ये जो अनाथ बच्ची की जो मुस्कुराहट है, इसके चेहरे पे जो खुशियां हैं, वो कहीं मेरे काशी जाने से कहीं बड़ी है। इसीलिए इस चैप्टर जो है, इस चैप्टर ने इस चीज पे मोड़ लिया था। उसके बाद इस चैप्टर के अलग अलग समरीज हैं, उसके बारे में बात करेंगे। मेनली ये दो कैरेक्टर्स हैं, इन दोनों कैरेक्टर्स के आप बारे में आपने समझ लिया। अब चलते हैं कि कहानी क्या कहता है। पूरे कहानी के प्लॉट समरीज के बारे में समझते हैं। टोटल मैंने इसके 6 भाग में बांट के रखा हुआ है। पहले जो वीकली रिचुअल्स था, वीकली रिचुअल्स क्या था कि हर एक वेडनेसडे को जो है, वो एक मैगजीन आया करती थी उस गांव में, क्योंकि उस वक्त ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ही ज्यादा पुराना था। तो एक ही बस से मैगजीन आया करती थी, जो कि आने में उन्हें काफी लेट हो जाया करता था। तो वेडनेसडे की बात है, हर एक वेडनेसडे उस गांव में एक नई मैगजीन आया करती थी करमबीरा के नाम से। और उसी में काशी यात्री नाम की नॉवल प्रिंट हुआ करती थी। और इसकी जो दादी थी, यहाँ पे जो सुधा मूर्ति बताती है, जो मेरी जो दादी थी, उन्हें यह नॉवल जो था, यह सुनना काफी पसंद था। नरेटर के बारे में बताया गया है कि नरेटर उसी विलेज में रहती थी, लेकिन कुछ समय के लिए वह क्या अपने पड़ोस वाले गांव में गई थी, अपने नेबरिंग विलेज में गई थी, क्योंकि वहां पे उसके कजन का क्या था, तो शादी हो रहा था, शादी प्लान था। वो ऐसा प्लान करके गई थी कि 2 से 3 दिन में वो लौट आएगी, लेकिन उसे लौटते लौटते पूरा सप्ताह बीत गया। जैसे ही वो पूरे सप्ताह बीतने के बाद वो जैसे ही घर आती है, तो उसने देखा कि उसकी दादी जो थी, वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। वह जो थी, वह पूरी तरह से रो रही थी। जब नरेटर ने इस चीज को देखा कि उसकी दादी आंसुओं से भींगी हुई है, आंसुओं से रो रही है, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया, उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है इस चीज को समझा। उन्होंने उससे पूछा, अपनी दादी से पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं, क्या कारण है आप रो रहे हैं। उसे काफी ज्यादा हेल्पलेस फील, क्योंकि उनकी दादी जो थी, वो अपने आप को काफी ज्यादा हेल्पलेस फील कर रही थी। क्यों हेल्पलेस फील कर रही थी? क्योंकि वह आज तक ना स्कूल गई थी और पढ़ भी नहीं सकती थी। उन्होंने बताया कि उनकी दादी जो थी, वह 62 ईयर्स की ओल्ड थी। और उन्होंने इस चीज का निर्णय लिया कि अब वो क्या करेगी, अब वो सीखेगी, कन्नड़ भाषा को सीखेगी और खुद इंडिपेंडेंट बनेगी, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगी कि उसे एक स्टोरी लाइन भी उसे किसी के ऊपर डिपेंड रखकर पढ़ना हो। उन्होंने क्या एक डेडलाइन लिया, उन्होंने बोला कि मैं सरस्वती पूजा से लेके दशहरा तक, यही कुछ महीनों में मैं क्या कर लूंगी, मैं अपनी पूरी शिक्षण को क्या कर लूंगी, खत्म कर लूंगी। और मैं इतनी मेहनत करूंगी कि मुझे कन्नड़ भाषा आ जाएगी। हमें उनकी जो हार्ड वर्क है, उसे हमें सलाम करना चाहिए, क्योंकि उनकी जो डिग्निटी थी, उनकी जो पढ़ने की इच्छा थी, वह पढ़ती थी, रिपीट करती थी, बार बार उसे लिखती थी, फिर से सोचती थी। और दशहरा तक उसने उन्होंने क्या किया, दशहरा तक उन्होंने खुद से काशी यात्रा पढ़ना शुरू कर दिया। ये जो था उनके जीवन का सबसे बड़ा डिसीजन था कि उन्होंने पढ़ना शुरू किया, और आखिरकार उनकी जो मेहनत थी, वह रंग आ चुकी थी। और अंत इस चैप्टर का होता है कि क्योंकि इनकी जो छोटी सी बच्ची जो थी, 12 साल की, उन्होंने इसे पढ़ाया था, इसलिए जो उनकी दादी थी, ग्रैंड मदर, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था कृष्णा, उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने अपने गुरु का, जिनकी उम्र 12 साल थी, उन्होंने उनके पैर छुए। और उन्होंने ये बताया कि जो गुरु होते हैं, उनकी कोई उम्र नहीं होती है, बस उनसे हमें क्या ज्ञान मिल रहा है, वो निर्भर करता है, और कुछ नहीं। इस कहानी से क्या सीख मिलती है, पॉइंट ऑफ व्यूज के ऊपर बात करते हैं। टोटल मैंने इसको 6 पॉइंट ऑफ व्यूज में बांट के रखा हुआ है। पहला, कि एजुकेशन का, शिक्षा लेने की कोई उम्र नहीं होती है। शिक्षिका जो थी, वो एक 62 साल की महिला थी, और फिर भी उन्होंने क्या किया था, पढ़ा था। उन्होंने, उनका कहना था कि इट इज नेवर टू लेट टू गेट एन एजुकेशन। कभी भी कोई भी काम करने के लिए, और खास करके शिक्षा लेने के लिए, पढ़ाई करने के लिए कोई अंतिम उम्र नहीं होती है। पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन के बारे में बात की, तो उनकी दादी ने एक डेडलाइन सेट किया था। कहाँ से कहाँ तक डेडलाइन सेट किया था, तो सरस्वती पूजा से लेके दशहरे तक का डेडलाइन सेट किया था। और उस डेडलाइन में वो एक सिंगल डे जो है, वह उस डेडलाइन में अपने काम से पीछे ना हटी। वो डेली होमवर्क करती थी, पढ़ती थी, लिखती थी, फिर से सोचती थी, फिर से पढ़ती थी, फिर से लिखती थी। अगर हम लोग बात करें रिलेशनशिप्स के बारे में, तो इस चैप्टर में हमें गुरु और शिष्य के रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है कि एक ग्रैंड मदर जो है, वो अपने ग्रैंड डॉटर का क्या छूती है, तो पैर छूती है, पैर स्पर्श करती है। क्यों स्पर्श करती है? क्योंकि उन्होंने उससे कुछ सीखा था, इसीलिए। इंडिपेंडेंस की अगर मतलब समझे, तो इस चैप्टर में हमें स्वतंत्रता का मतलब भी समझाया गया है कि किस तरह से एक 62 ईयर ओल्ड
कृष्णका जो है वो अपने आप को क्या समझती है, अपने आप को हेल्पलेस समझती है, क्योंकि उसे पढ़ना नहीं आया करता था। वो अपने आप को फ्रीडम देना चाहती थी, वो अपने आप को कॉन्फिडेंस देना चाहती थी, और खास करके वो अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहती थी। इसमें लिटरेचर में बात किया जाए तो काशी यात्रा जो है ये एक ऐसा लिटरेचर है जो कि हमें इंस्पायर करता है, हमें यह दिखाता है किस तरह से एक किताब जो होती है, पढ़ने की इच्छा जो होती है, किस तरह से हमारे जीवन को बदल के रख देता है। मॉडर्न वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बताया गया है। सबसे पहले बात कर ले सुधा मूर्ति। वो खुद जो है ये एक वुमेन एम्पावरमेंट का क्या है एग्जाम्पल बन चुकी है, क्योंकि वो देश की पहली फीमेल थी जो कि टेल्को इंजीनियर कंपनी में काम कर रही थी। और उसी तरह से उनकी दादी जो थी वो भी एक इंस्पायरिंग वुमेन बनी। उन्होंने भी 62 ईयर एज में क्या किया, शिक्षा ग्रहण किया। की कोर्स के बारे में बात कर ले तो कुछ क्वेश्चंस जो है वो मेनली एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेनली मैंने कुछ क्वेश्चंस नोट डाउन किए हुए हैं, और बाकी के सारे क्वेश्चन जो होंगे वो अगले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। I rubbed my hands over the page, wishing they could understand what is written. वो ये क्वेश्चन है जो कि मदर जो है वो कृष्टिका को बोलती है कि वो अपने फ्रस्ट्रेशन को दिखाते हुए बोलती है कि मैं काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, हेल्पलेस हो चुकी थी, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं थी। Whenever you want to give something to the somebody, give the best in you, never the second best. उनकी ग्रैंडमदर ने नैरेटर को बोला, सुधा मूर्ति को बोला, क्या बोला? बोला कि टीचर्स जो होते हैं वह जो है वो हमें क्या सिखाते हैं, हमारे जीवन में हमारी वैल्यूज हम बताते हैं, हमारी वैल्यू क्या है, और हो सके तो हमारे जीवन में एक नया रास्ता भी दिखाते हैं। She was touching the feet of the gurus, not her 12-year-old daughter. वह जो थे, वह जो कृष्णका जो थी, वो 62 ईयर ओल्ड वुमेन जो थी, वह अपने गुरु के चरण छू रही थी, ना कि अपने 12 साल की एक छोटी सी ग्रैंड डॉटर का पैर स्पर्श कर रही थी। उनका कहना था कि जो हमने किया वो हमारे लिए शिक्षक का रिस्पेक्ट था, टीचर के प्रति रिस्पेक्ट था, सेंट्रल था, इंडियन ट्रेडिशनल का सेंट्रल था। कहने का मतलब है कि एक ट्रेडिशन था जो गुरु और शिष्य के बीच में होता है, इसमें उम्र होता है, वह उम्र सामने नहीं आना चाहिए। The amount of a hard work she did was amazing. She would read, repeat, write और recreate. उनका कहना था कि उन्होंने जिस प्रकार से मेहनत की, उन्होंने सारा होमवर्क किया, डेली होमवर्क किया, उन्होंने पढ़ा, लिखा, बार बार दोहराया। कृतिका जो है वो अपने आप को डेडिकेशन के तौर बताती है कि मैंने कितना ज्यादा हार्ड वर्क किया, वो इसके बारे में हमें बताना चाहती है। इसके आगे चलते हैं तो कुछ चीज जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो जो पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ऑथर कौन थे। ऑथर सुधा मूर्ति, जिनका जन्म 1950 ईस्वी में नॉर्थ कर्नाटक में हुआ था। उनकी ग्रैंडमदर का क्या नाम था, उनकी ग्रैंडमदर जिनका नाम कृष्णका था, जिन्हें वो आभा के नाम से भी पुकारा करते थे, और आभा का मतलब जो होता है वो माँ होता है। व्हाट इज करमबीरा? करमबीरा का क्या था, तो करमबीरा जो था वो एक वीकली मैगजीन हुआ करता था, जिसमें नॉवेल्स वगैरह प्रिंट हुआ करते थे। और कौन से नॉवेल्स आया करते थे, तो काशी यात्रा नाम के नॉवेल्स आया करते थे। कौन सी नॉवल काफी ज्यादा पॉपुलर थी, तो एक बहुत सी पॉपुलर नॉवल हुआ करती थी त्रिवेणी की, और जो कि क्या, जो कि एक ओल्ड वुमेन जर्नी को शो कर रही थी। और हमने त्रिवेणी के बारे में बात करना भूल गए थे, जैसे कि त्रिवेणी जो थी वह काशी यात्री की राइटर हुआ करती थी, नॉवल राइटर हुआ करती थी। और उनकी जो है वो कम उम्र में ही वो चल बसी थी। तो यह बताना चाहते हैं कि वह इस चैप्टर में उनकी भी चर्चा की गई थी कि वह इस प्रकार से अपनी भावनाओं को प्रकट करते थे कि आज से 40 साल बाद भी उनकी कहानियों को हम लोग याद कर रहे हैं। ग्रैंड मदर की एज क्या बताई गई है, तो 62 ईयर्स ग्रैंड मदर की एज बताई गई है, जो कि सी डिसाइडेड टू लर्न टू रीड, जो कि क्या करती है, जो कि यह इच्छा बना लेती है, खुद को आत्मनिर्भर बनाती है कि अब मैं क्या करूंगी, तो पढ़ूंगी। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे कि उन्होंने डेडलाइन कब से कब तक सेट किया था, तो सरस्वती पूजा से लेके दशहरा तक सेट किया था। वाई डिड द ग्रैंड मदर क्राई, वो रो क्यों रही थी, क्योंकि उन्होंने जो है करमबीरा नहीं पढ़ा था, और इससे वो काफी ज्यादा उदास थी और अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रही थी कि उन्होंने अपनी ग्रैंड डॉटर का पैर क्यों छुआ, क्यों टच किया, तो क्योंकि वो अपनी ग्रैंड डॉटर को ग्रैंड डॉटर नहीं गुरु समझ रही थी, क्योंकि उनसे वह क्या सीखी थी, कुछ शिक्षा ली थी, और वह बताई थी कि रिस्पेक्ट जो होता है वह उम्र देख के नहीं की जाती है, बल्कि ज्ञान देख के की जाती है। सेंट्रल मैसेज की अगर बात किया जाए तो सेंट्रल मैसेज इस चैप्टर का क्या मिलता है कि एजुकेशन जो होता है, शिक्षा जो होती है, उसकी कोई उम्र नहीं होती है। डिटर्मिनेशन जो होता है वो इन सारी चीजों के ऊपर कब्जा कर ही लेता है। इस स्टोरी के सेट्स के बारे में बात किया जाए तो स्टोरी सेट्स जो है वो पूरा स्टोरी कहाँ से क्या दिखाता है। स्टोरी जो है वो एक नॉर्थ कर्नाटक गांव की है, इंडिया में है,
छोटे से गांव की स्टोरी है, उसी गांव की स्टोरी पे ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो डिराइव किया गया है। तो आज समरी में अगर देख ले, तो समरी है हमारा कि कोई कभी लेट नहीं होता है, शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोई समय नहीं होता है। डिटर्मिनेशन जो होती है, हमारी जो आत्मनिर्भरता होती है, वो सारे रुकावटों को तोड़ देती है। उसी तरह से क्रिस्पिका का जो विल पावर था, वो एक सुपर हीरो जैसा था इस पूरे स्टोरी में। ठीक है। और गुरु जो होते हैं उनको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, यह मैटर नहीं करता है कि उनकी उम्र कितनी है, उनकी नॉलेज क्या है, या फिर उनके रियल पावर्स क्या है। लिटरेचर की अगर बात करें तो इस लिटरेचर या फिर इस बुक से हमें क्या इंस्पायरेशन मिलती है, तो काशी यात्रा जो है वो कहीं ना कहीं एक रिश्ते के जीवन को बदल देती है। अब वो एक ऐसी महिला बन चुकी थी जो कि इंडिपेंडेंट थी, जो कि नोन थी, और अच्छे से अपना पढ़ सकती थी, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थी। खत्म करते हैं यहाँ पे ये चैप्टर। आगे कुछ दिक्कत हो तो फिर से मिलेंगे। बाय।